हेलो दोस्तों, मोरे एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये है कि आंतर क्षेत्रीय प्रवाह क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा लास्ट पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 7। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट समझ में आए। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन ये है कि आंतर क्षेत्रीय प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पिछली क्लास हमने ये पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन से होते हैं। एक देश के अंदर 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है परिवार क्षेत्र, दूसरा होता है उत्पादक क्षेत्र, तीसरा होता है सरकारी क्षेत्र। ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं और ये तीनों ही क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं? क्योंकि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलेगा? जैसे अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार को कर और करेतर प्राप्तियां चाहिए होती हैं, यानी कि टैक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो टैक्स कहां से मिलेगा? परिवार क्षेत्र से मिलेगा और उत्पादक क्षेत्र से मिलेगा। अगर ये दोनों क्षेत्र नहीं होंगे तो क्या सरकार का पैसा आएगा? वेरी गुड, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या इन दोनों पर निर्भर करती है। क्लियर है गाइस? अब बात करते हैं कि परिवार क्षेत्र का उत्पादक क्षेत्र से क्या कॉन्टेक्ट है। परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र पर क्यों निर्भर होती है? तो उत्पादक क्षेत्र पर इसलिए निर्भर होती है क्योंकि परिवार क्षेत्र यानी कि हम और आप, परिवार क्षेत्र की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है हर एक परिवार क्षेत्र। जैसे आपके घर में बहुत सारी चीजें उपलब्ध होंगी इस समय, वो आपकी जरूरतें हैं और आप मार्केट से खरीद के ले आए। ठीक है, तो उन जरूरतों को हमने पूरा किया। तो उन जरूरतों को पूरा करा किसने? यानी कि वो जरूरतें जो आपकी थी उस प्रकार की वस्तु बनाई किसने? उत्पादक क्षेत्र ने बनाई, है ना। तो उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? आपके लिए वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है। तो परिवार क्या करता है? परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वस्तु और सेवाएं प्राप्त करने के लिए उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर होता है। क्लियर है गाइस कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर क्यों होता है? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि उत्पादक क्षेत्र जो है वो परिवार पे क्यों निर्भर करता है। उत्पादक क्षेत्र का परिवार से क्या कॉन्टेक्ट है? ठीक है, तो उत्पादक क्षेत्र का परिवार से क्या कॉन्टेक्ट है, नहीं है, इस पे क्यों निर्भर होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्पादक क्षेत्र जो है ये उत्पादन कब करेगा? जब इसके पास कारक सेवाएं होंगी। जब इसके पास क्या होंगी? कारक सेवाएं होंगी, यानी कि साधन आगत होंगी। तो कारक सेवाएं क्या होती हैं? कारक सेवाएं पिछले वीडियो में हमने देखा होगा। कारक सेवाएं क्या होती हैं? कारक सेवाएं क्या होती है गाइस? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये 4 होती है ना, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये हमारी क्या होती है? कारक सेवाएं होती हैं। इन्हें हम साधन आगत भी कहते हैं। तो उत्पादक क्षेत्र को ये साधन आगत यानी कि कारक सेवाएं किससे मिलती हैं? परिवार क्षेत्र से। तो इसलिए उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र पर इन चीजों के लिए यानी कि कारक सेवाओं के लिए निर्भर करता है। क्लियर है गाइस? उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र पर निर्भर क्यों करता है ना गाइस? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, इन दोनों की तो बात हो गई हमारी कि परिवार और उत्पादक एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं कि सरकारी क्षेत्र जो है ये दोनों ही क्षेत्र पर क्यों निर्भर करता है और दोनों ही क्षेत्र सरकार पे क्यों निर्भर करती हैं। तो सरकारी क्षेत्र जो है वो इन दोनों पर निर्भर इसलिए होता है क्योंकि सरकार को एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो पैसा मिलता है, जो पैसा यानी जो पूंजी इकट्ठा करता है, वो कहां से इकट्ठा करता है? इन दोनों की इनकम से। ठीक है, इन दोनों से क्या बोलता है? भैया आप मुझे टैक्स दोगे। ठीक है, अपनी इनकम का क्या करोगे? आप मुझे टैक्स यानी कि कुछ हिस्सा दोगे टैक्स के रूप में। और ऐसे उत्पादक भी क्या देगा? सरकार को टैक्स देगा। ठीक है, सरकार को टैक्स देगा। ठीक है, तो अब जो सरकार के पास इन दोनों से क्या मिलेगा? टैक्स। इन दोनों से टैक्स मिलेगा। वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो सरकार की क्या होगी? एक तरीके की इनकम कहलाएगी, सरकार की आय कहलाएगी। अब सरकार उसी पैसे का इस्तेमाल करके इन दोनों का क्या करेगा? इन दोनों को सुविधाएं प्रदान करवाएगा। सुविधाएं कैसी? अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे सड़कें, यातायात के संसाधन, देश का आधारिक संरचना को बनाना। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आती है? प्रशासनिक सेवाएं, कानून व्यवस्था, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती है। क्लियर है गाइस? तो सरकार जो है, सरकारी क्षेत्र इन दोनों ही क्षेत्रों पर निर्भर करता है टैक्स के लिए, यानी करेतर प्राप्तियों के लिए और कर प्राप्तियों के लिए। क्लियर होगा गाइस? ठीक है, और जो परिवार क्षेत्र है और जो उत्पादक क्षेत्र है वो सरकार पे क्यों निर्भर करता है? ताकि उन्हें प्रशासनिक सेवाएं मिल सके, कानून व्यवस्था मिल सके और सुरक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तविक प्रवाह का मतलब होता है गाइस, जब दो क्षेत्र आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रवाह। क्या बोलते हैं उसको? वास्तविक प्रवाह कहते हैं। और जब दो क्षेत्र आपस में मौद्रिक लेन देन करते हैं यानी कि पैसों का लेन देन करते हैं तब आपका क्या कहलाएगा? मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा। क्लियर है गाइस? देखते हैं।
जैसे अब मैं डायग्राम के माध्यम से पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो डायग्राम के माध्यम से हमारे पास दो क्षेत्र हैं, एक परिवार क्षेत्र और एक उत्पादक क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वास्तविक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह में क्या होता है गाइस? वास्तविक प्रवाह में ये होता है कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को साधन आगत देता है। क्या देता है? साधन आगत। तो साधन आगत आपको पता नहीं क्या होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। साधन आगत क्या होती है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती, है ना। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती क्या होती है? हमारी साधन आगत होती है। तो ये साधन आगत परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को देता है। अब इन कारक सेवाओं के बदले में उत्पादक क्षेत्र क्या देगा? इस कारक सेवा के बदले में कारक भुगतान देगा, ठीक है। यानी कि क्या देगा? साधन भुगतान देगा। तो साधन भुगतान क्या होते हैं? साधन भुगतान होता है भूमि के बदले में लगान देना, श्रम के बदले में मजदूरी देना, पूंजी के बदले में ब्याज देना और उद्यमवर्ती के बदले में लाभ देना। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कारक सेवाओं के लिए किया गया भुगतान कहलाता है वो, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो जो कारक सेवाओं के लिए अगर आप भुगतान करोगे तो वो आपका मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, ठीक है। जब भी पैसों की बात होगी तो आपका मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा। जब आप कारक सेवाओं के लिए भुगतान करोगे तो क्या कहलाएगा? मौद्रिक प्रवाह। और जब परिवार क्या करता है? जब परिवार कारक सेवाएं दे रहा होता है तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रवाह, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपको भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम दिया जा रहा है, ठीक है। ये कारक सेवाएं हैं जिनसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगर ये चीजें नहीं होगी तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। तो गाइस क्लियर होगा? अब इसी प्रकार जब इन्होंने कारक सेवाएं ले ली तो इन कारक सेवाओं का इस्तेमाल करके ये वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेंगी उत्पादक क्षेत्र, और उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवा का निर्माण करके किसको बेच देगी? परिवार क्षेत्र को बेच देगी। तो कारक सेवाओं का इस्तेमाल करके उत्पादक क्षेत्र ने जिन वस्तुओं और सेवाओं को क्या करा? परिवार क्षेत्र को बेच दिया, वो क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। अब परिवार क्षेत्र इन वस्तुओं के बदले में जो वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा? आपका मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा, क्योंकि अब यहाँ पैसों की बात हो गई। अभी यहाँ वस्तु और सेवाओं की बात हो रही थी तो वास्तविक प्रवाह, और जब भी पैसों की बात हो जाएगी क्या कहलाएगा? वो आपका मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा। क्लियर है गाइस? अब ऐसे आप देखो, यहाँ पे नोट मैंने लिख रखा है, नोट में लिखा है वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। अगर वस्तु और सेवा का प्रवाह हो रहा है, यानी कि प्रवाह का मतलब लेन देन हो रहा है, तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। और कहते हैं मुद्रा के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। अब मौद्रिक प्रवाह कौन कौन से? ये वाला, वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय और कारक सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान, ये दोनों पे क्या कहलाएंगे? मौद्रिक प्रवाह। और यहाँ पे कारक सेवा जो दी गई थी वो, और वस्तु और सेवा जो खरीदी गई वो, इन दोनों को मिला के क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक प्रवाह कहलाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे एरो लगा के दिखा रखा है। ये अंदर वाले दोनों के आपके वास्तविक प्रवाह और बाहर वाले दोनों के आपके मौद्रिक प्रवाह। क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अब जो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर रहा हूँ ये है कि मुद्रा का चक्र प्रवाह क्या होता है? मुद्रा का चक्र प्रवाह, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मुद्रा का चक्र प्रवाह होता है क्या। तो देखते हैं, अपने छोटे से डायग्राम से समझते हैं कि मुद्रा का चक्र प्रवाह क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निवेश। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने में आपको पहले पूंजी लगानी पड़ती है, यानी कि पैसा आप लगाते हो, है ना। तो आपने निवेश किया, यहाँ निवेश उत्पादन को जन्म देता है, और उत्पादन बिक्री को जन्म देता है, और बिक्री दोबारा आय को जन्म देता है, बिक्री आय को जन्म देता है, और आय दोबारा फिर से निवेश को जन्म देता है, और फिर निवेश उत्पादन को जन्म देता है, और उत्पादन बिक्री को, बिक्री आय को, आय निवेश को, निवेश उत्पादन को। आप देख रहे हो कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि एक उत्पादक अपना व्यवसाय तब तक बंद नहीं करता जब तक उसकी वस्तुएं मार्केट में बिकती रहती हैं। जब उसकी वस्तुएं मार्केट में नहीं बिकेंगी तब उस व्यवसाय को बंद करने के लिए मजबूर होगा, लेकिन उससे पहले वो उस व्यवसाय को कभी बंद नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए यह प्रक्रिया निरंतर क्या होती है? चलती रहती है। क्लियर है गाइस? तो इसी को बोलते हैं मुद्रा का चक्रीय प्रवाह। और ये प्रक्रिया तब तक नहीं समाप्त हो सकती जब तक लोग हैं तब तक उनकी आवश्यकताएं जरूर होंगी, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना आवश्यक है। क्लियर गाइस? ठीक है, अब समझते हैं इससे। ओके दोस्तों, तो समझते हैं कि नोट में मैंने क्या लिखा है। तो नोट में मैंने लिखा है कि उत्पादकों से परिवार की ओर मुद्रा का प्रवाह एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसी प्रकार परिवार से उत्पादकों की ओर मुद्रा का प्रवाह एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसलिए यह चक्र कभी नहीं रुकता, इसलिए चक्र कभी नहीं रुकता। अब इसका गाइस, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में परिवार भी है और उत्पादक क्षेत्र भी है। परिवार की अपनी आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति के लिए वह उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर होता है, और उत्पादक अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए या लाभ कमाने के लिए परिवार क्षेत्र पर निर्भर होता है। तो जब तक ये दोनों ही क्षेत्र अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं
तब तक ना तो उत्पादन बंद होगा ना ही उपभोग बंद होगा। और जब उत्पादन और उपभोग नहीं बंद होगा तो ये जो मुद्रा का चक्रीय प्रवाह है ये भी कभी नहीं रुकने वाला। ठीक है, ये चीजें भी कभी नहीं रुकने वाली, वही बात यहाँ पे आपको बताई गई है। तो गाइज मे भी कि क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो गाइज आज हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और खुशी की बात बताना चाहूंगा कि अब हमारे चैनल पे 10th क्लास की साइंस भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हमारे चैनल में 10th क्लास की साइंस भी पढ़ाई जाती है। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।